Assalamu alaikum students, hope so you will be fine. Myself Muhammad Junaid Sow, chemistry lecturer in Higher Education Department, Government of Punjab. स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे लेक्चर केमिस्ट्री प्रिपरेशन सेशन का आगाज़ हो चुका है और हमारा फर्स्ट टेस्ट कंडक्ट हुआ केमिकल काइनेटिक्स पे। तो आज हम इसकी कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और इंशाल्लाह बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इफ़ेक्टिव डिस्कशन होगी। तो आपने एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से देखना है, नोट करना है और अपने साथ साथ हैंड रिटन नोट्स बनाते जाएँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट नंबर 1 की डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट बी स्टडीड अंडर काइनेटिक्स। किस रिएक्शन को अंडर काइनेटिक्स स्टडी नहीं किया जाता? तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, रस्टिंग ऑफ आयरन, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर एंड बोथ ए एंड बी। देखें इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है। जो प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड है, दिस इज़ दी फर्स्ट रिएक्शन। काइनेटिक्स के अंदर हम उन रिएक्शंस को स्टडी करते हैं जो हमारे पास क्या होते हैं, मॉडरेट रिएक्शंस होते हैं। अगर हम रिएक्शंस की बात करें तो जो वेरी वेरी फास्ट रिएक्शंस होते हैं लाइक दिस प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, दिस इज़ वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन। तो बहुत ज़्यादा जो फास्ट रिएक्शंस होते हैं इनका रेट इतना ज़्यादा होता है कि इनको हम स्टडी नहीं कर सकते। ऑलमोस्ट इनका जो रेट होता है 10 डेज़ की पावर -14 में से 10 डेज़ की पावर -16। ये वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन है, यानी कि इतने कम टाइम में जो है ना ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो इसको स्टडी करना भी क्या होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसी तरह रस्टिंग ऑफ आयरन, दिस इज़ वेरी वेरी स्लो रिएक्शन। ये बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शंस होते हैं और ये कई मिनट्स लगा देते हैं, कई घंटे लगा देते हैं, कई ईयर्स लग जाते हैं इस तरह के रिएक्शंस को कंप्लीट होने में। तो इस तरह के रिएक्शंस का भी रेट फाइंड आउट करना कोई एडवांटेजियस नहीं है। तो जनरली हम मॉलिक्यूलर रिएक्शंस को अंडर काइनेटिक्स स्टडी करते हैं, विच इज़ द बेस्ट एग्जांपल हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर, दिस इज़ द मॉडरेट रिएक्शंस। इसको हम अंडर काइनेटिक्स स्टडी करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, यानी कि ए एंड बी, प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड और रस्टिंग ऑफ आयरन, इन दोनों को हम अंडर काइनेटिक्स स्टडी नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन। देखिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसके फार्मूला की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये एक होता है। तो कंसंट्रेशन जो होते हैं ये मोलर कंसंट्रेशन भी हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है, मोलर भी हो सकती है, इवन के किसी भी किस्म की कंसंट्रेशन है तो वो रेट ऑफ रिएक्शन उस पर डिपेंड कर रहा होता है। इस तरह एटॉमिक मास पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता, इक्विवेलेंट मास पे भी डिपेंड नहीं करता, तो मोलर कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, द यूनिट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज। देखिए इस चैप्टर में जो केमिकल काइनेटिक्स है इसमें जो यूनिट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इन दी रिस्पेक्टिव टू दी रेट कांस्टेंट, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम हो तो उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट ज़रूर पूछा जाता है, 0 ऑर्डर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह। तो इसको याद करने का मैं आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूँ कि आप बाय हार्ट इसको लर्न कर लें, बजाय इसके कि आपको कोई फार्मूला बताया जाए तो आप उसको कैलकुलेट करें, तो दिस इज़ द टाइम कंज्यूमिंग। तो इसके लिए शॉर्ट तरीका है कि सबसे पहले आपने क्या देखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट आपको आना चाहिए, जो कि बहुत ही सिंपल है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसका यूनिट होता है मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। दिस इज़ द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम आ जाते हैं 0 ऑर्डर पे। तो 0 का आपने याद रखना है, 0 का सेम यूनिट होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन का होता है। 0 को आपने रेट ऑफ रिएक्शन के साथ आपने याद रखना है। तो इसका भी सेम यूनिट होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है, इट मीन मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसी तरह फर्स्ट पे आ जाते हैं, तो फर्स्ट का याद रखिएगा, इसका जस्ट ओनली पर सेकेंड यूनिट होता है। इस तरह सेकेंड को आप याद कर लें, तो सेकेंड को आपने हमेशा 0 के अकॉर्डिंग याद रखना है। अगर आप 0 के कंसंट्रेशन के यूनिट को अगर आप रिवर्स कर लेते हैं, इन्वर्स कर लेते हैं, और इसका यूनिट सेकेंड का बन जाता है, यानी कि पर मोल, इसी तरह लीटर पर सेकेंड। आपने पर सेकेंड वाले यूनिट को कुछ नहीं कहना, ठीक है, तो ये सेकेंड का बन जाएगा। इसी तरह थर्ड पे आ जाते हैं, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, के का यूनिट क्या होगा? तो इस केस में जो आपका सेकेंड है, सेकेंड की जो कंसंट्रेशन है, आपने इसका क्या लेना है, आपने इसका स्क्वायर लेना है। क्या करना है, आपने इसका स्क्वायर ले लेना है। तो ये बन जाएगा MOL, मोल -2 लीटर का स्क्वायर पर सेकेंड। दिस इज़ द यूनिट ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ये है सिंपल इनको यूनिट्स को याद रखने का तरीका, बजाय ऐसे कि आप कोई फार्मूला लगाएं और फिर कैलकुलेट करें। तो अब हम उस फार्मूला की तरफ आते हैं कि किसी फार्मूला से क्या इसका यूनिट कैलकुलेट किया जा सकता है। यस, इसके भी 2 तरीके हैं, या तो आप रेट ऑफ रिएक्शन के थ्रू कैलकुलेट कर लें या डायरेक्ट के का फार्मूला लगा के यूज़ कर लें। तो मैं दोनों आपके साथ इसका जिक्र कर देता हूँ। अगर तो आपने रेट ऑफ रिएक्शन से इसको कैलकुलेट करना है तो रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू मोल पर लीटर और इसकी पावर n फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
अगर ये फार्मूला आप यूज़ कर लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट यहाँ लिख लेते हैं और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप इजीली कैलकुलेट करते हैं, जीरो के केस में, फर्स्ट के केस में, सेकंड के केस में। एक तो हमारा ये शॉर्ट फार्मूला है, इससे भी आप यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास है वो ये है कि K दैट इज इक्वल टू मोल पर लीटर 1 माइनस n की पावर 1 माइनस n s माइनस 1। ये एक शॉर्ट फार्मूला है, इससे भी आप डायरेक्ट K का यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं इन केस ऑफ जीरो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। होप सो कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ, रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज 215 dm प्लस 6 मोल माइनस 2 s माइनस 1, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखें, जब इस तरह का क्वेश्चन होता है तो आपने यूनिट पे फोकस करना है कि उस रेट कांस्टेंट के साथ कौन सा यूनिट लगा हुआ है, वही उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। यहाँ कोई कंप्लेक्स कैलकुलेशन तो है नहीं, तो सिंपल रेट K की वैल्यू गिवन है और उसका यूनिट जो है, ये यूनिट आप देखें तो अभी हमने डिस्कस किया है, ये थर्ड ऑर्डर का यूनिट है। किसका है? थर्ड ऑर्डर का यूनिट है, तो इट मीन दिस इज दी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाफ लाइफ ऑफ सब्सटेंस इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 5 मिनट्स। फर्स्ट ऑर्डर के केस में जो हाफ लाइफ है वो है 5 मिनट्स। व्हाट इज द रेट कांस्टेंट, तो K की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए बहुत सिंपल है, फर्स्ट ऑर्डर के केस में अगर हम हाफ लाइफ की बात करें तो उसका सिंपल फार्मूला है T1/2 दैट इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई K, जो कि इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो आप सिंपल T हाफ लाइफ आपके पास मौजूद है, कितनी है? 5 मिनट्स है, तो इसको 0.693 डिवाइडेड बाई K इस तरह आप कर सकते हैं और आप इसको डिवाइड कर लें, K को इधर लेके जाएं, 0.693 डिवाइडेड बाई 5, तो इसका आंसर आ जाता है 0.1336। ये आ जाता है इसका यूनिट पर मिनट्स में, किसमें आ जाता है? पर मिनट्स में। और अगर आप इसको फर्दर इसको रीअरेंज करें तो ये बन जाएगा 13.36 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -2 पर मिनट। तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर अ फॉरवर्ड रिएक्शन इज 25 किलो कैलोरी। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी 25 किलो कैलोरी है। व्हाट विल बी द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन, तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये एनर्जी कितनी होगी। ए ऑप्शन है इक्वल टू द 25, लेस देन दी 25 किलो कैलोरी, ग्रेटर देन दी 25, या आइदर ग्रेटर और या लेस देन 25 किलो कैलोरी। देखें, एक्टिवेशन जो एनर्जी है ये डिपेंड करती है इंथैल्पी पे। किस पे डिपेंड करती है? इंथैल्पी पे। मीन जो एक्टिवेशन एनर्जी है इट विल डिपेंड ऑन आइदर द रिएक्शन इज एक्सो, क्या रिएक्शन एक्सो है या एंडो है, इस पे डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी? एक्सो या एंडो पे। अगर तो रिएक्शन एक्सो है तो उस केस में जो प्रोडक्ट की एनर्जी होगी वो लेस देन होती है रिएक्टेंट की एनर्जी से, और एक्टिवेशन एनर्जी लेस रिक्वायर्ड होगी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? लेस रिक्वायर्ड होगी। इसी तरह एंडो के केस में बिल्कुल रिवर्स है, इसमें प्रोडक्ट की जो एनर्जी होती है ग्रेटर देन रिएक्टेंट की एनर्जी होती है, और इसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो ग्रेटर होगी। इट मीन कि एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, लेकिन ये डिपेंड करेगी ऑन द कंडीशन ऑफ द रिएक्शन, आइदर इट इज एक्सो आइदर इट इज एंडो। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, इन विच ऑफ द रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर कैन नेवर बी सेम। किस ऑर्डर में मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर सेम नहीं हो सकते? डेफिनेटली बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, क्योंकि किसी भी रिएक्शन के लिए किसी एक मॉलिक्यूल का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जीरो के केस में जब मॉलिक्यूलैरिटी नहीं है तो फिर उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि जीरो ऑर्डर तो है लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी जीरो पॉसिबल ही नहीं है। तो जीरो के केस में इसकी मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर कभी भी सेम नहीं हो सकते, जबकि फर्स्ट के केस में भी पॉसिबल है, सेकंड के केस में भी पॉसिबल है, थर्ड के केस में भी पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट द रिएक्शंस एंथैल्पी इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन सेम, मे इंक्रीज और डिक्रीज। देखें, जो रिएक्शन एंथैल्पी है ये कैटलिस्ट पे डिपेंड ही नहीं करती। जो रिएक्शन एंथैल्पी है दिस इज द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। ये क्या है? ये थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है, स्टेट फंक्शन है। ये डिपेंड करती है ओनली, एक तो मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट सब्सटेंसेस पे डिपेंड करती है एंथैल्पी, इसके अलावा सब्सटेंसेस की फिजिकल स्टेट पे ये डिपेंड करती है, और इसके अलावा ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और नंबर ऑफ मोल्स यानी कि स्टोशियोमेट्री पे ये डिपेंड करती है। तो रिएक्शन एंथैल्पी जो है ना, दिस इज द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन दी कैटलिस्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी कि कैटलिस्ट यूज करने पे रिएक्शन एंथैल्पी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, रिमेन्स दी सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, इफ अ रिएक्शन विद T half 69.3 सेकेंड
हैव द रेट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 10 raised to -2 द ऑर्डर विल बी। देखिए यहाँ हाफ लाइफ गिवन है और उसके साथ साथ उन्होंने रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे दी है, लेकिन रेट कांस्टेंट के साथ उन्होंने इसका यूनिट मेंशन नहीं किया। अगर तो वो यूनिट मेंशन कर देता तो फिर तो हम डेफिनेटली इजीली कह सकते थे कि ये 0 ऑर्डर है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको जितने भी ऑर्डर हैं उनकी आपको हाफ लाइफ का फार्मूला लगाना पड़ेगा, और अगर दोनों की लेफ्ट एंड राइट साइड इक्वल आ जाती हैं तो इट मीन्स वो उसी ऑर्डर को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो ये जो ऑर्डर है ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है, बाकी ऑर्डर आपने खुद चेक कर लेने हैं। तो आपने फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ की इक्वेशन लगानी है, T1/2 दैट इज इक्वल टू 6.93 डिवाइडेड बाई के, एंड ये बन जाएगा T जो हाफ लाइफ है वो 69.3 गिवन है, और 0.693 डिवाइडेड बाई के की वैल्यू यहाँ हमारे पास गिवन है 10 raised to -2। इसको डिवाइड करें तो ये 69.3 दैट इज इक्वल टू 69.3। इट मीन्स के फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ का फार्मूला लगाने पे दोनों जो साइड्स हैं हम इक्वल आए, तो इट मीन दिस विल फॉलो दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ अ रेट कांस्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के की वैल्यू गिवन है, और फिर उसने टेम्परेचर भी दे दिया है, यानी कि T1 भी गिवन है, और फिर उसने कहा कि रेट T2 भी उसने दे दिया, सॉरी रेट K2 भी दे दिया है और टेम्परेचर T2 भी दिया है। तो व्हाट विल बी दी एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखें अगर आपने एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड आउट करना है, एक तो सिंपल तरीका है जो आपकी एफएससी की क्लासेस में गिवन है एक्टिवेशन एनर्जी का, तो आप उसको यूज़ करके आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो आप उस वक्त अप्लाई करते हैं जब एक टेम्परेचर गिवन होता है वैल्यू और साथ एक रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन होती है, तो तब वो आप फार्मूला क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो हम इसको देख लेते हैं। जिस तरह ये है log के, आपने अर्हीनियस इक्वेशन में पढ़ा होगा, log के दैट इज इक्वल टू -EA/R RT 2.303 RT एंड प्लस log ऑफ A। दिस इज दी K की वैल्यू है, इसको log ले लेंगे, R की वैल्यू 8.31 आप पुट करते हैं, टेम्परेचर आपने केल्विन में लेना है, और दिस इज दी इंटरसेप्ट। अगर आपको इंटरसेप्ट की वैल्यू दे दी जाती है, टेम्परेचर की वैल्यू दे दी जाती है और साथ रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे दी जाती है, तो आप इजीली एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में 2 टेम्परेचर्स की वैल्यूज गिवन है T1 एंड T2, और इस तरह 2 रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, तो इसके लिए फार्मूला यूज़ होता है एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए। सिंपल फार्मूला है log K2 डिवाइडेड बाय K1 दैट इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय 2.303 R एंड T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 T2। ये सिंपल फार्मूला है। 2 डिफरेंट टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में लेना है, और K1 की वैल्यू भी गिवन है, K2 की वैल्यू गिवन है, तो आप इजीली एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने खुद इसको कैलकुलेट करना है, तो इसका आंसर आएगा 84 किलो जॉल पर मोल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मॉलिक्यूलैरिटी इज इनकरेक्ट। मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखिए मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा थ्योरेटिकल डिटरमाइन की जाती है, वाइल जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो एक्सपेरिमेंटली हम डिटरमाइन करते हैं। इसी तरह मॉलिक्यूलैरिटी कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। मॉलिक्यूलैरिटी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, हाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में पॉसिबल है। इसी तरह मॉलिक्यूलैरिटी कैन नेवर बी जीरो, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये कभी भी जीरो के कोई चांस नहीं होते। कैन नॉट बी मोर देन 3, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मॉलिक्यूलैरिटी इज पॉसिबल ग्रेटर देन 3। लेकिन इसकी एक ये चीज़ भी आपके साथ शेयर करता चलूँ, लेकिन इस रिएक्शन का रेट डिटरमिन करना दैट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इस केस में इफेक्टिव कोलिजन का पॉसिबल होना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। इफेक्टिव कोलिजन ये होता है कि 3 मॉलिक्यूल्स का एक ही टाइम कोलाइड करना, यानी कि इफेक्टिव कोलिजन, और प्रोडक्ट देना, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए मॉलिक्यूलैरिटी ग्रेटर देन 3 अगर होगी तो वो रिएक्शन हमारे पास कम्प्लेक्स रिएक्शन होगा, और उसका रेट डिटरमिन करना दैट्स वेरी डिफिकल्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 12, फॉर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन A plus B गिव द प्रोडक्ट एंड रेट लॉ इज गिवन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी। स्टूडेंट एक बात याद रखिए, जहाँ भी आपको रेट लॉ गिवन हो और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जाए तो आपने आंखें बंद करके इसका आंसर करना है कि रेट लॉ में जो कंसंट्रेशंस हैं उनकी जो रेज्ड पावर होंगी उनका सम कर लें, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। तो ये रेट लॉ है, इसकी कंसंट्रेशन रेज A की पावर 2 है, 2 प्लस B की पावर डिपेंड ही नहीं कर रही 0 है, इट मीन 2 + 0 दैट इज इक्वल टू 2। तो ये फॉलो करेगा, ये रेट लॉ ये बता रहा है कि ये इक्वेशन सेकंड ऑर्डर को फॉलो करेगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 13, फॉर अ रिएक्शन A plus B गिव द प्रोडक्ट C, कंसंट्रेशन वर्सेज रेट्स आर गिवन बिलो, ओवरऑल ऑर्डर विल बी। देखिए यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं इनिशियल रेट मेथड। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, इनिशियल रेट मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, और इसके अलावा हाफ लाइफ मेथड है, हीट एंड ट्रायल मेथड है, तो बहुत सारे मेथड्स हैं।
तो ये जो क्वेश्चन है ये है इनिशियल रेट मेथड से। तो इनिशियल रेट मेथड के अकॉर्डिंग क्या है देख लेते हैं किस तरह हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो ए की कंसंट्रेशन बी की भी गिवन है और रेट दिया गया है। तो इस केस में आपने किस तरह इसको कैलकुलेट करना होता है कि जो सेम वैल्यूज होती हैं उसको आपने नहीं देखना होता, बल्कि जो डिफरेंट वैल्यू थी, जिस तरह ये देख लेते हैं कि ए की कंसंट्रेशन 0.1 से 0.2 हो गई, मीन क्या हो गई, डबल हो गई। यानी कि ए की कंसंट्रेशन डबल करने पे फिर आपने इसका रिलेशन रेट में जाके देखना है। तो ये क्या हुई, 4 टाइम इंक्रीज हुई। यानी कि ए की कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट जो है वो 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो इट मीन इस केस में हम लिख सकते हैं कि जो रेट है दैट इज दी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ए की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। यानी कि ए की कंसंट्रेशन को अगर हम डबल करें तो रेट 4 बन जाता है। यहाँ मैं प्रूफ भी दे देता हूँ कि अगर आप ए की कंसंट्रेशन आपके पास 2 टाइम इंक्रीज हुई है, जब इसका स्क्वायर ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, रेट 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो कि ए की पावर 2 आएगी इस केस में। अब हम बी की तरफ चले जाते हैं। तो बी को देखें कि अगर इसकी 0.2 से 0.8 हुई, यानी कि 4 टाइम इंक्रीज करने पर इसकी जो रेट है वो कितना इंक्रीज हुआ, वो 2 टाइम इंक्रीज हुआ। यानी कि 4 टाइम बी की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पे रेट 2 टाइम इंक्रीज हुआ है। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बी की कंसंट्रेशन की पावर 1/2। क्या लिखेंगे, 1/2। कैसे कि बी की अगर कंसंट्रेशन आप 4 टाइम इंक्रीज करते हैं, 4 टाइम इंक्रीज करते हैं तो ये 1/2, इसको कैलकुलेट करते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से कैंसिल, तो इसका फाइनल आंसर आ जाता है 2। यानी कि रेट कितना बन जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ए की कंसंट्रेशन की पावर 2 होगी, बी की कंसंट्रेशन की पावर 1/2 होगी, और ये डाटा इसको फॉलो कर रहा है। तो अब हम आ जाते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो वो तो सिंपल है, जब रेट लॉ इक्वेशंस गिवन है तो ए की पावर क्या है, 2 है, बी की पावर है 1/2 है, तो इट मीन्स दिस इज दी 2.5। सो फाइनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है इस केस में वो है 2.5। इस मेथड को कहा जाता है इनिशियल रेट मेथड। ये है शॉर्ट तरीका इसको सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द आर्हीनियस इक्वेशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एफएससी की टेक्स्ट बुक में भी ये गिवन है, के दैट इज इक्वल टू ए ई की पावर -EA ओवर RT। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, for a zero order reaction the plot of concentration versus time is linear with the positive slope 0 intercept, negative slope 0 intercept, positive slope non zero intercept, negative slope non zero intercept। तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है उसका नेगेटिव स्लोप होता है और नॉन जीरो इंटरसेप्ट होता है। इस तरह का इसका ग्राफ होता है। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें कि कंसंट्रेशन वाई एक्सिस पे और टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखें तो इस तरह का इसका ग्राफ होता है। यानी कि डिक्रीज हो रहा है, स्लोप है डिक्रीज की तरफ जा रहा है, तो इसमें नेगेटिव स्लोप है, दिस इज दी नेगेटिव स्लोप। और नेगेटिव स्लोप के साथ साथ आप देखें तो ये इसका जो इंटरसेप्ट है वो वाई एक्सिस पे इस जगह पे जाके इसको कट करता है, तो इसका मतलब है दिस इज दी नॉन जीरो इंटरसेप्ट। तो इसका जो इंटरसेप्ट है वो क्या है, नॉन जीरो है, ओरिजिन से गुजर ही नहीं रहा, तो नॉन जीरो है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज 16 टाइम्स। जब आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 16 टाइम इंक्रीज कर दें और उसका रेट 2 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, तो रिएक्शन क्या होगा, तो रिएक्शन इस किस ऑर्डर को फॉलो करेगा। तो इसका सिंपल क्वेश्चन है कि आप रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला लिख लें। तो रेट हमारे पास होता है रेट दैट इज इक्वल टू के एंड कंसंट्रेशन की पावर हम n लिख लेते हैं। हमें अभी नहीं पता कि कौन सा ऑर्डर है, तो फर्ज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि दिस इज दी n। अब हम रिलेशन को देखते हैं। वो कहता है कि कंसंट्रेशन को 16 टाइम इंक्रीज किया जाए, यानी कि कंसंट्रेशन को हम ले लेते हैं 16 टाइम हमने इंक्रीज किया, और जो हमारा रेट है वो कहता है 2 टाइम इंक्रीज हुआ, ये हो गया। अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपने क्या करना है, एक तो हमारी ये जनरल इक्वेशन बन गई, इसको 1 कह लें, फिर हमने डाटा के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को सेट किया, इसको 2 कह लें। तो फिर आपने क्या करना है, इस इक्वेशन 2 को आपने डिवाइड करना है 1 के ऊपर। क्या करना है आपने, इसका रेट r लिख लें, इसका 2r लिख लें। तो आपने क्या करना है, 2r डिवाइडेड बाय r दैट इज इक्वल टू k 16 की पावर n डिवाइडेड बाय k, और ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन की पावर n। यहाँ से आप देखें k से कैंसिल हो गया, r से कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया 2 और ये हमारे पास हो गया 16 दैट इज इक्वल टू 16। कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन कैंसिल हो जाती है, यहाँ कंसंट्रेशन तो 16 की पावर क्या हो गई, n हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 16 को लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर n दैट इज इक्वल टू 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 की n। तो अब हम देखें कि जो 2 की पावर 4 है, ये n की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ रही है, 2 की पावर 4n, 2 की पावर 4n के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 2। तो ये 4n जो है ये किसके इक्वल आ जाता है, 1 के इक्वल आ जाता है, और n की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करो तो ये आ जाएगा 1/4।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, 1/4 ऑर्डर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर द रिएक्शन मॉलिक्यूल्स पोजेस एट द टाइम ऑफ कोलिजन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इफेक्टिव कोलिजन। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें प्रोडक्ट देती है इफेक्टिव कोलिजन के बाद, तो उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सी रॉन्ग स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? तो हम ये देख लेते हैं। देखिए, नॉट एप्लीकेबल फॉर द कम्प्लेक्स रिएक्शन, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। कोलिजन थ्योरी कम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसी तरह गैस फेज रिएक्शन को ये भी डिस्क्राइब नहीं करती कोलिजन थ्योरी। एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ चेन रिएक्शन, और जो कोलिजन थ्योरी है ये चेन रिएक्शन के मैकेनिज्म को भी एक्सप्लेन नहीं करती, ये इसकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थ्योरी जिसको हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। एक कोलिजन थ्योरी होती है और एक हमारे पास होती है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। तो हैली जो ओरिएंटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं कोलिजन थ्योरी में, और ये कोलिजन थ्योरी के लिए लाजमी कंडीशन है कि हमारे पास बाय मॉलिक्यूल्स हों, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स का होना ज़रूरी है, तब जाके कोलिजन हो सकता है। इसी तरह ये सिर्फ और सिर्फ बाय मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, और यूनी मॉलिक्यूलर के बारे में ये बिल्कुल, और टर मॉलिक्यूलर के बारे में ये बिल्कुल जो है ना वो इंफॉर्मेशन नहीं देती। वाइल जो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है, जो दूसरी थ्योरी है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, और एडवांस थ्योरी है, वो जितने भी मैकेनिज्म है यूनी, बाय मॉलिक्यूलर, टर मॉलिक्यूलर, सब के बारे में, मैकेनिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, और वो इंट्रॉपी फैक्टर्स को भी डिस्कस करती है, और इसके अलावा और सुपरिटेंडेंटी के जो फैक्टर्स होते हैं उनको भी ये डिस्कस करती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 19, decomposition of hydrogen iodide in the presence of gold catalyst follows the order of reaction। देखें, एक बात आपके साथ शेयर करता चलूँ कि गैस फेस रिएक्शन जितने भी होंगे सॉलिड सरफेस पे, कैटलिस्ट की सरफेस पे, दे फॉलो द 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये याद कर लें, नोट कर लें। ऑल द गैस फेस रिएक्शंस अकरिंग ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट दे फॉलो द 0 ऑर्डर रिएक्शन, बिकॉज कि इनकी जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स होती है ऑन द सरफेस ऑफ मेटल वो कांस्टेंट रहती है। बिकॉज जैसे ही रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं ऑन द सरफेस, तो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं उस सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से जो रेट होता है उसका क्या रहता है, कांस्टेंट रह जाता है। जब रेट कांस्टेंट होता है तो यही तो 0 ऑर्डर की कंडीशन है कि 0 ऑर्डर के केस में जो कंसंट्रेशन का फैक्टर होता है वो क्या होता है, उसका जो रेट होता है वो 0 होता है। इन केस ऑफ 0 ऑर्डर जो रेट होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव कैटालिसिस। कौन सा जो ऑप्शन है वो नेगेटिव कैटालिसिस को की एग्जांपल को शो करता है? टेट्राइथाइल लेड इन पेट्रोल, यस। टेट्राइथाइल लेड जैसे पेट्रोल में डालते हैं तो उसकी इग्निशन यानी कि ऑक्सीडेशन बर्निंग होने से बचाता है, यानी कि उसको रिटार्ड करता है। तो इट मीन ये टेट्राइथाइल लेड एक्ट एज अ नेगेटिव कैटालिस्ट। इस तरह डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाय द डाइल्यूट एसिड। अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के सोल्यूशन में आप डाइल्यूट एसिड डाल देते हैं, अगर आप डाइल्यूट एसिड इस पर पुट कर देते हैं तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फर्दर डिकम्पोजिशन नहीं होगी और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल नहीं बनेंगे। तो इसका मतलब है कि उसकी ऑक्सीडेशन जो डिकम्पोजिशन है वो क्या हो गई, रिटार्ड हो गई, और ये भी शो करेगा किसको, नेगेटिव कैटालिस्ट को। सी ऑप्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म बाय द अल्कोहल, यस। अगर आप क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, अगर आप उसमें अल्कोहल ऐड कर देते हैं तो क्लोरोफॉर्म की फर्दर जो है ना वो ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होगी। तो ये सारी की सारी जो एग्जांपल्स हैं दे शो दी नेगेटिव कैटालिसिस। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, क्वेश्चन नंबर 21, ग्रोथ एंड डिके ऑफ रिएक्शन ऑफ बैक्टीरिया फॉलोज द ऑर्डर। देखें, जितने भी डिके रिएक्शंस हैं वो सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं। ऑल द डिके रिएक्शन, चाहे वो रेडियो एक्टिव डिके हो या किसी बैक्टीरिया की ग्रोथ हो या वायरस की ग्रोथ हो, किसी की भी ग्रोथ एंड डिके हो तो वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगा। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन की अगर हम बात करें, जितने भी जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं, आप कह लें कि फोटोकेमिकल, ऑल द फोटोकेमिकल, इसके अलावा जो गैस फेज रिएक्शन है ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट वो भी 0 ऑर्डर को फॉलो करते हैं ऑलमोस्ट। और इसके अलावा जनरली जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं वो भी जनरली 0 ऑर्डर को फॉलो कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर को अगर हम बात करें तो फोटोकेमिकल रेडियो एक्टिव डिके रिएक्शंस हैं, ग्रोथ एंड डिके ऑफ बैक्टीरिया है, इन्वर्जन ऑफ शुगर है, इस तरह के जो रिएक्शंस हैं वो किसको फॉलो करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 22, रेट ऑफ रिएक्टिंग मिक्सचर कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द पोलैरिमीटर बाय विच मेथड? रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड, कंडक्टिविटी मेथड, ऑप्टिकल रोटेशन मेथड, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। सो करेक्ट ऑप्शन इज दी सी। ये जितने भी मेथड्स हैं दीज आर ऑल दी फिजिकल मेथड टू फाइंड आउट दी रेट ऑफ रिएक्शन। रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली जो रिफ्रैक्टिव सोल्यूशन में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की चेंजेस की वजह से इस मेथड के थ्रू हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। इसी तरह जो कंडक्टिविटी मेथड है इसमें जो आयंस होती हैं, रिएक्शंस के आयंस होते हैं,
उनकी बेसिस पे कंडक्टिविटी फाइंड की जाती है। कंडक्टिविटी विल बी दी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आयंस, जितनी आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतनी उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस तरह फिर हम फाइंड आउट कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस तरह जो ऑप्टिकल रोटेशन मेथड होता है इसमें हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं कि रिएक्शन मिक्सर में से हमने प्लेन पोलराइज को पास करवाते हैं और वो प्लेन पोलराइज लाइट क्या करती है, वो जो मिक्सचर होता है जो कि ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस होती है वो उसको आइदर दी राइट डायरेक्शन आइदर दी लेफ्ट डायरेक्शन, या लिवर रोटेटरी होता है या डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। तो एक्सटेंट ऑफ जो रोटेशन होती है, इसकी जो एक्सटेंट ऑफ रोटेशन होती है वो डिसाइड करती है कि जो सब्सटेंस है, जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, उससे पता चलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इसका कितना है। तो ये एक सिंपल तरीकाकार है। और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड ये तो सिंपल है कि इसमें क्या करते हैं, हम यूवी विजिबल लाइट उस सैंपल में से पास करवाते हैं और फिर उसकी कितनी कंसंट्रेशन वो एब्जॉर्ब करता है मिक्सर, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम डिसाइड करते हैं कि उसका रेट कितना है। जितनी एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा उसका उतना रेट ज़्यादा होगा। तो ये सिंपल ये कॉन्सेप्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, इफ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के की वैल्यू गिवन है रेट कांस्टेंट की, व्हाट विल बी दी फ्रैक्शनल लाइफ। देखिए हाफ लाइफ का तो बहुत ही सिंपल फार्मूला है। तो फर्स्ट ऑर्डर के केस में कोई भी फ्रैक्शनल लाइफ आपके पास आ जाए तो इसका मैं एक फार्मूला, शॉर्ट फार्मूला आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप उसको यूज़ करके कोई भी फ्रैक्शनल लाइफ आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो किस तरह, टी फ्रैक्शनल दैट इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉग ऑफ 1 माइनस एफ मीन फ्रैक्शनल नंबर। कोई भी फ्रैक्शनल लाइफ हो, जिस तरह हम यहाँ कंसीडर करते हैं कि t1/3 हमने फाइंड आउट करना है, तो भाई t1/3 दैट इज इक्वल टू 2.303, के की वैल्यू गिवन है 2 × 10⁻⁴। इसी तरह लॉग ले लेना है 1 माइनस फ्रैक्शनल नंबर कितना है 1/3, कितना है 1/3। तो आप इस तरह इसको कैलकुलेट करेंगे, लॉग लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो t1/3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ऑलमोस्ट आती है 3340 मिनट्स आ जाती है इसकी वैल्यू जब ये कैलकुलेट करेंगे। लेकिन हमारा आंसर जो है वो आवर्स में है, तो आप इसको 60 पे डिवाइड कर लें। जब 60 पे डिवाइड करेंगे तो इसका ऑलमोस्ट आंसर आ जाएगा 39 आवर। इसी तरह कोई भी फ्रैक्शनल लाइफ है, आपसे पूछा जाए 2/3 निकालें, 4/3 निकालें, 5/7 फ्रैक्शनल लाइफ निकालें और के की वैल्यू वो दे दे रेट कांस्टेंट की, कोई भी फ्रैक्शनल लाइफ आपसे पूछ ले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के केस में, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के केस में, तो भाई आपने ये सिंपल फार्मूला यूज़ करना है, कोई भी आप फ्रैक्शनल लाइफ इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 24, इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 75% जो टाइम है विल बी इक्वल टू दी हाफ लाइफ। वो हाफ लाइफ के 75% जो टाइम है वो हाफ लाइफ के इक्वल होता है। कितने टाइम इक्वल होता है? 2 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ, करेक्ट ऑप्शन है। 10 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स। देखें इसको हम कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं और इसका एक शॉर्ट फार्मूला भी आप हमेशा के लिए याद रख लें। तो मैं सबसे पहले आपको शॉर्ट बता देता हूँ कि याद रखिएगा इसका एक जो रिलेशन है, T50% को हम कहते हैं T1/2। ये तो वेरी सिंपल। जो T50% टाइम होता है, T टाइम यानी कि आधा टाइम जो होता है वो T1/2 होता है। इसी तरह अगर हम बात करें T75% अगर आपसे पूछ ले तो ये हमेशा 2 टाइम ऑफ हाफ लाइफ। किस केस में? ये मैं फर्स्ट ऑर्डर के केस में रिलेशन बता रहा हूँ और मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं, जो प्रॉब्लम होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर से क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछ ले कि T जो हमारे पास है 87.5% जो टाइम होता है वो ऑलमोस्ट हाफ लाइफ के 3 टाइम होता है। इसी तरह जो T 99.9% होता है फर्स्ट ऑर्डर के केस में 100% तो डिके होता ही नहीं है ना, ये याद रखिएगा। तो वो ऑलमोस्ट 10 टाइम ऑफ T हाफ लाइफ। तो ये जो वैल्यूज़ हैं इसको अपने अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, और अगर इसको कैलकुलेट करना है तो फिर आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है जिससे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इन केस ऑफ 0, फर्स्ट, सेकंड। तो जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर के केस में वो सिंपल है, T दैट इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉग ऑफ A0 इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिमेनिंग कंसंट्रेशन। तो भाई सिंपल सी बात है, हमने क्या निकालना है, हमने हाफ लाइफ के अकॉर्डिंग बात करनी है। तो अगर हम T50 की बात करें तो इट मीन है कि इसके पास 100 टोटल कंसंट्रेशन थी, टाइम था, और उसमें से 50 पास हुआ, तो जो रिमेनिंग हुआ वो कितना हुआ? 50 हुआ। यानी कि दिस इज़ दी A0 जो कि इनिशियल कंसंट्रेशन है, इस केस में जो रिमेनिंग है दिस इज़ दी A जो कि क्या है हमारे पास 50 है। तो आप ये फार्मूला यूज़ करके आप T50 निकाल सकते हैं। इस तरह फिर T75 निकाल सकते हैं। फिर आप उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको एग्जैक्ट उसका कंपैरिजन मिल जाएगा कि T75 विल बी इक्वल टू दी 2 टाइम ऑफ हाफ लाइफ। तो ये आपने खुद कैलकुलेट कर लेना है और ये नोट्स में भी ये फार्मूला गिवन है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, द ग्राफिकल रिलेशनशिप इंडिकेट्स द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस मेथड को कहा जाता है ग्राफिकल मेथड। अच्छा स्टूडेंट, जो लास्ट मेथड मैंने आपके साथ शेयर किया ये वाला, इस मेथड को सिंपल ये इंटीग्रेटेड रेट मेथड है। इंटीग्रेटेड रेट मेथड भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है जो ग्राफिकल मेथड है,
ग्राफिकल मेथड से भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगर आपके सामने ग्राफ मौजूद हो, उसकी वाई एक्सिस का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, अगर आप उसका डाटा चेक कर लेते हैं तो वहाँ से भी आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, 0 या सेकंड है। तो ये जो ग्राफ है लॉग ऑफ ए कंसंट्रेशन वाई एक्सिस पे है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये फर्स्ट ऑर्डर को ये ग्राफ फॉलो करता है। अगर ये ग्राफ इस तरह होता कि जस्ट ओनली कंसंट्रेशन होती वाई एक्सिस पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये किस को फॉलो करता, ये 0 ऑर्डर को फॉलो करता। इसी तरह अगर इस तरह का कोई ग्राफ होता कि वाई एक्सिस पे हमारे पास जो कंसंट्रेशन होती वो कंसंट्रेशन का इन्वर्स होती, ठीक है, और टाइम के अकॉर्डिंग होती, तो ये किस ऑर्डर को फॉलो करता, ये सेकंड ऑर्डर को फॉलो करता है और इसका पॉजिटिव स्लोप होता है। इस केस में क्या होता है, सेकंड ऑर्डर का पॉजिटिव स्लोप होता है। इसी तरह थर्ड ऑर्डर के केस में कि अगर 1 बाई कंसंट्रेशन का स्क्वायर होता और ये ग्राफ जो है ना ये भी क्या होता है, पॉजिटिव स्लोप होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये किस को फॉलो करता, थर्ड ऑर्डर को फॉलो करता। तो इस तरह ग्राफ की वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग आप ग्राफ को देख के ये भी बता सकते हैं कि ये किस ऑर्डर का ग्राफ है। सो ये जो ग्राफ था ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, फॉर अ रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड 20% कंप्लीशन 40 मिनट्स। एक रिएक्शन को कंप्लीट होने में 20% रिएक्शन कंप्लीट होने में 40 मिनट लगते हैं और 40% रिएक्शन कंप्लीट होने में 80 मिनट्स लगते हैं। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? इस मेथड को कहा जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड को क्या कहा जाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड में, यानी कि किस्मत आजमाना। आपने क्या करना है, आपने इस तरह करना होता है कि आपने रेट कांस्टेंट के की वैल्यू निकालनी होती है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यूज़ करके सारे ऑर्डर्स की आपने दोनों की के की वैल्यू निकालनी होती है। दोनों केसेस में इसकी भी हम निकाल लेंगे के की वैल्यू, इसी तरह इस कंडीशन की भी के की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर तो आपने 0 ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन अप्लाई की और दोनों के की वैल्यू सेम आ गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डाटा 0 ऑर्डर को फॉलो करेगा। अगर आपने फर्स्ट ऑर्डर की रेट इक्वेशन को, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को यूज़ किया और दोनों के की वैल्यू सेम आ गई, तो इसका मतलब है ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले उनकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देख लें सारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की। तो ये मैं आपको सामने जिक्र कर देता हूँ इसका। 0 के केस में जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है टी दैट इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए ओवर के, यहाँ से भी आप के की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरह फर्स्ट के केस में अगर हम बात करें तो अभी मैं आपके साथ ये फार्मूला पिछले क्वेश्चन में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि टी दैट इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिमेनिंग कंसंट्रेशन। तो ये भी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन 0 के केस में है, ये फर्स्ट के केस में है। इसी तरह अगर आपने सेकंड का लेना है तो सेकंड के टी दैट इज इक्वल टू 1 बाई के 1 बाई ए रिमेनिंग कंसंट्रेशन माइनस 1 बाई इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये सेकंड ऑर्डर है। दिस इज द 0 फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, दिस इज द सेकंड ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। तो आप इन इक्वेशन को यूज़ करोगे, आप सबसे पहले दोनों की के की वैल्यू निकालोगे इस केस में भी और दूसरी कंडीशन के केस में भी। अगर दोनों की के की वैल्यू सेम आ जाती है तो वो उस ऑर्डर को फॉलो करता है। तो अगर ये डेटा है इसकी अगर हम दोनों की के की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 0 ऑर्डर का रेट इक्वेशन जो है ना, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पुट करने पे अगर हम कैलकुलेट करें तो दोनों की के की वैल्यू सेम आती है। इट मीन ये डाटा जो है वो 0 ऑर्डर को फॉलो करता है। तो नोट्स में भी ये मैंने 2-3 एग्जांपल्स ये दी हुई हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पे, हिट एंड ट्रायल मेथड पे, तो आप उसको वहाँ से जाके अच्छे तरीके से देख लें और नोट्स भी साथ साथ बनाते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, द मेथड ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन विच द सब्सटेंस इन द लार्ज एक्सेस रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट रेट इज कंट्रोल्ड बाय द स्मॉल अमाउंट। ये बिल्कुल एफएससी की स्टेटमेंट है और एफएससी में आपने एक मेथड पढ़ा होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने का। उस मेथड का नाम है मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस, जिसमें से एक जो है वो एक्सेस में अमाउंट होती है और एक जो हमारी होती है लिमिटेड होती है और सारे का सारा रेट उस लिमिटेड जो कंसंट्रेशन होती है उस पर डिपेंड कर रहा होता है। तो सेम इनिशियल रेट मेथड ये तो हो नहीं सकती स्टेटमेंट। हिट ऑन ट्रायल मेथड का भी मैंने अभी आपके पास पिछला न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया, ये भी नहीं हो सकती। तो इसको कहा जाता है ऑसवाल्ड आइसोलेशन मेथड को कहा जाता है मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। क्या कहा जाता है इसका? मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस का सेकंड नेम है ऑसवाल्ड आइसोलेशन मेथड है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। 28 पे चले जाते हैं। हाफ लाइफ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द गैस फेज रिएक्शंस गिवन। अगर दो आपको हाफ लाइफ गिवन हो, क्या T1/2 फर्स्ट हाफ लाइफ गिवन हो, इसी तरह T1/2 सेकंड हाफ लाइफ गिवन हो और फिर आपको कंसंट्रेशन भी 2 टाइप्स की कंसंट्रेशन गिवन हो, यानी कि A1 A2 गिवन हो, भाई बिल्कुल सिंपल फार्मूला है हाफ लाइफ मेथड टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एफएससी की बुक में भी मौजूद है, आपकी टेक्स्ट बुक में, उसको भी वहाँ से भी आप सॉल्व इसको कर सकते हैं इजीली। तो फिर मैं इसके अलावा एक और शॉर्ट फार्मूला भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपका एफएससी का फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ या आपने उसको किस तरह करना होता है इसका। तो इसका सिंपल फार्मूला है कि n इज इक्वल टू n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को शो करता है 1 प्लस लॉग T1/T2, इसी तरह लॉग A2 डिवाइडेड बाय A1।
भाई दोनों हाफ लाइफ भी गिवन है, कंसंट्रेशन भी गिवन है, सिंपल फार्मूला लगाओ, लॉग लगाओ, 1 में प्लस करो तो उसका क्या आ जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाता है। तो इस तरीके से आपने खुद कैलकुलेट करना है क्योंकि ये एफएससी में गिवन है। मैं आपको एक और शॉर्ट तरीका बताता हूँ इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का फाइंड आउट करने का। तो इसका सिंपल तरीका है, एक और तरीका है कि T1 बाई T2 दैट इज इक्वल टू A1 बाई A2 की पावर 1 माइनस n। अगर ये दोनों ये जो वैल्यूज़ हैं अगर हम इनको इक्वल कर लेते हैं तो ज़ाहिर बात है जो उसकी पावर्स होंगी वो उससे क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब हमारे पास T1 जो है वो 425 है, T1 जो टाइम है 425 है, T2 जो है वो 275 है, दैट इज इक्वल टू A1 जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास वो है 21 और जो A2 है वो है हमारे पास 14 और इसकी पावर हो गई 1 माइनस n। तो ये हो गया 2 7 14 और ये 3 हो गया यानी कि 3/2। इस तरह इसको डिवाइड करें तो ये आंसर आता है 1.5। तो 1.5 को पॉइंट एंड करें तो ये 10 आता है। तो ये भी बिल्कुल सेम 2 5 2 3/2। तो यहाँ भी 3/2 की पावर क्या हो गया 1 माइनस n, ये भी 3 की पावर 2। इसका मतलब है कि 3/2 की पावर इस केस में लेफ्ट हैंड साइड पे 1 हो गया और ये है 3/2 की पावर 1 माइनस n। तो ये जो वैल्यूज़ हैं इक्वल हैं तो इसका मतलब है 1 माइनस n इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 माइनस n इज इक्वल टू 1। यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करें तो n को उधर लेके जाए 1 को इधर, तो 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू n और ये इक्वल हो जाता है 0 के। तो ये जो डाटा है ये किसको फॉलो करता है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। इसको कहा जाता है हाफ लाइफ मेथड। तो आप दोनों फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जनरली पीपीएससी या डिफरेंट जो पब्लिक सर्विस के एग्जाम होते हैं तो ये शॉर्ट फार्मूला आप यूज़ करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, विच फैक्टर डज नॉट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को सरफेस एरिया भी इफेक्ट करता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट भी इफेक्ट करती है, टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है, लेकिन रिएक्शन की जो रिवर्सिबिलिटी होती है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इट डज नॉट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स फॉर्म। ये जो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनता है ये बनता है ड्यू टू द इफेक्टिव कोलिजन। जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में इफेक्टिव कोलिजन होता है तो ट्रांजिशन स्टेट बनती है, एक आर्जी स्टेट होती है और फाइनल और फौरन में वो किस में, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए इफेक्टिव कोलिजन इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। ये थी जी आज की हमारी डिस्कशन जो कि हमने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन मैंने आपको किया है। तो इसको आप अच्छे तरीके से बार बार इसको सुने और साथ साथ हैंड रिटन नोट्स बनाते जाएँ। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टेस्ट होगा इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम पे। तो इंशाल्लाह उसकी अच्छी सी तैयारी करें। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब फरमाए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।